नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। साथ ही उनके अनुभव के आधार पर हम करेंगे सलाह मशवरा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर सफलता हासिल करनी हो तो विद्यार्थी छोटे से शहर से निकलकर मेट्रो सिटीज़ की ओर कूच करते हैं और महंगी महंगी कोचिंग की शरण में जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, तब जाकर उन्हें सफलता हासिल होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी छोटे से कस्बे से निकलकर भी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है? कैसे की जा सकती है और कितनी मेहनत लगती है इसमें? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से। तो आज के हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री हरिनारायणचारी मिश्र, जिनके पास वर्तमान में जिम्मेदारी है भोपाल पुलिस कमिश्नर की। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे, कानून व्यवस्था से जुड़ी तो करेंगे ही, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो आपका परिचय है या आपका प्रोफाइल है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में पहली बार हुई है। आप बिहार के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर से आप निकल कर आईपीएस ऑफिसर बने, शायद आपके गांव के आप पहले शख्स होंगे। और उसके अलावा अगर बात की जाए हम पुलिस कमिश्नर की, जो मध्य प्रदेश में जब से लागू हुई है तब आप पहले कमिश्नर रहे इंदौर के, जो हमारे मध्य प्रदेश की एक आर्थिक सिटी है, आर्थिक कैपिटल है। आप और ऐसी कौन सी चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि जो हमें नहीं मालूम और आप बताना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी उस बात को जाने? आप एक समय की रेखा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जी जी। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो संयोग से होते हैं, आप समय के उस बिंदु पर खड़े होते हैं जो शायद परिस्थितियों के कारण घटित होती हैं। तो इसमें जो ही परिस्थितियाँ हैं उसके अनुरूप उसका हमें स्वागत करना चाहिए। जी जहाँ तक पहली बार किसी गांव में होने की बात है, निश्चित तौर पे वह जो एक परिस्थिति हमारे लिए एक गौरव का क्षण था जब एक गांव में पढ़ रहे होते हैं। आप एक विद्यार्थी के रूप में एक छोटे से कस्बे में होते हैं या किसी भी परिवेश में, और वहाँ पर कई बार उनके मन में होता है कि शायद हमारे पास हम यहाँ से गांव से निकलेंगे या छोटे कस्बों में रहेंगे, छोटे शहरों में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज बढ़ती तकनीक के ज़माने में ये चीज़ और आसान हो गई और इसमें अंतिम रूप से जो चीज़ मायने रखती है वो हमारी इच्छा शक्ति कितनी है जी। अंतिम रूप से हमारे अंदर जज्बा कितना है, ये मायने रखता है। बजाय छोटी मोटी चुनौतियां और छोटी मोटी बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जी क्योंकि सबसे बड़ा इस तैयारी के दौर में आपने चूंकि उस बात को उठाया है, जी जी तो इसमें इस बात में गांव और शहर में सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, या जी। किसी अच्छे जो शैक्षिक संस्थान में है और हम किसी छोटे से ऐसे संस्थान में हैं जहाँ आस-पास कोई नहीं है, वहाँ दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर होता है कि जब आप किसी अच्छे बड़े संस्थान में होते हैं, किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर लोग आसपास होते हैं और लगातार सफल हो रहे होते हैं, उसमें आपका आत्मविश्वास का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। जी। आपके अंदर एक जो मानसिक अवरोध होता है वो ध्वस्त होता है, टूटता है। आप देखते हैं कि आप जिनके साथ उठ रहे हैं, जिनके साथ बैठ रहे हैं, जिनके साथ आपका 24 घंटे का साबका है और वो सामने से सफल हो रहे हैं, तो मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम भी कर सकते हैं। जी जब हम एक ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ आस-पास इस तरह की सफलता की गुंजाइश नहीं होती, इस तरह के लोग नहीं होते, इस तरह का परिवेश नहीं होता, तो मन में हमेशा एक शंका का भाव रहता है जी। कि आखिर मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ तो हमने किसी को सफल होते हुए नहीं देखा। तो एक मन में जो शंका का जो भाव रहता है वो जरूर रहता है, लेकिन जब हम एक प्रयोग, यह अंतर जरूर है और यह कमी जरूर महसूस होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो, सही हमारे पास एक निर्देशन हो, सही हमारे पास किसी भी हमारे योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन हो हमारे परिवेश में, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चुनौतियां हैं वो मायने नहीं रखती हैं। जहाँ तक करने की बात है कि किन चीज़ों को करना चाहिए, तो समय के हम जिस परिधि पर हम एक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं एक समय रेखा पर, तो समय हो सकता है हम किसी मोड़ पर हों। जैसे आपने कमिश्नरेट की बात की कि उसमें आपको पहली बार मिला, तो
यह एक मानता हूँ कि एक चुनौती थी, एक ज़िम्मेदारी थी जिसे मैंने बड़ी बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। जी। क्योंकि ये एक संजोग की बात है कि आप उस नौकरी के उस पड़ाव पर हैं, उस जगह पर हैं, उस बिंदु पर खड़े हैं कि आपको स्वाभाविक रूप से इस तरह की ज़िम्मेदारी दी जाती है। जी, निश्चित जी। तौर पे गौरव का विषय है, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि यह इसमें आपके प्रयास के बजाय एक संजोग है कि समय के उस बिंदु पर, उस मोड़ पर आप खड़े हैं जहाँ पर एक परिवर्तन हो रहा है और स्वाभाविक रूप से वो ज़िम्मेदारी मिल रही है। लेकिन जब हम आज देखते हैं कि कोटा की बात की जाए या कोई दूसरे और सिटीज़ की बात की जाए कि वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए कई शहरों से लोग आते हैं और सब लोग यही तैयारी करते रहते हैं और सब उसमें जुटे रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसी घटनाएँ देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या कारण रहता है? बच्चों के कंधों पर जब माँ-बाप अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं का बोझ लाद देते हैं, हुँ, हुँ। जब बच्चों के मन में यह हम भार डाल देते हैं कि उनके जो सपने हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हुँ, हुँ। तब ऐसी घटनाएँ होती हैं। जी। आज ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि सिर्फ परीक्षा में सफल होना जीवन नहीं है। हुँ, हुँ। हम देखते हैं आस-पास बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसमें इन परीक्षाओं को सफलता पार करने के बाद भी बहुत सारे हमारे बच्चे जो सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोटा में, क्या आपने बात की, हुँ। कोटा में आईआईटी को करने के पहले हुँ। जो बच्चे तो करते ही हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईआईटी के बाद भी करते हैं। जी। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिविल सर्विस में आने के बाद भी तनाव, आशंका और इस तरह के आत्महत्या जैसी घटनाओं को जी, करते हैं। जी, जी। तो बात सिर्फ सफलता और असफलता की नहीं है, बात हमारे दृष्टिकोण की है। हुँ, हुँ। बात हम किन चीज़ों को कितना महत्व दे रहे हैं। हुँ। जीवन में सिर्फ एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाना और उस अंधी दौड़ को ही जीवन का सब कुछ मान लेना, शायद ये इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। जी। यानी कि हमारे जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। जी। हमारे माँ-बाप को बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके साथ इतने सहज हों कि बच्चे हमसे अपनी बातों को शेयर करें और कोई भी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं कि बच्चों पर हम थोपें और अपनी जो टूटे हुए सपने हैं माँ-बाप के, हम बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करें, जो कि होता है सामान्यतः। जी। इसलिए बच्चे इस तरह से कई बार टूटने इस लगते हैं। तो दूसरा कहा जाता है कि अगर हम पैशन को प्रोफ़ेशन में बदल दें, बहुत कम लोग होते हैं इतने सौभाग्यशाली कि पैशन को प्रोफ़ेशन में बदल दें, तब कि उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनकी जो सफलता की संभावना होती है, कई गुना ज़्यादा हो जाती है। हुँ। एक बड़ा ही मशहूर था कि आइंस्टीन अक्सर कहा करते थे हुँ। कि हम अक्सर अपने जो सोच सिस्टम है, हमारी जो पढ़ाई की जो पद्धति है, हुँ, हुँ। उसमें हम अक्सर मछली को पेड़ पर चढ़ा करके उसकी काबिलियत को नापने की कोशिश करते हैं। जी, जी। कई बार बच्चे का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इस बात पर आकलन हम बिल्कुल नहीं करते कि उसकी स्वाभाविक रुचि क्या है, बल्कि हम उससे पूछते ही नहीं कि उसकी रुचि क्या है। जी। हम उसके परिवेश से, उसके पड़ोस से, उसके साथ के बच्चों से, माँ-बाप की अपनी भावनाओं से और उस समय जो ट्रेंड चल रहा होता है समाज का, उसके हिसाब से उनको थोप देते हैं कि बच्चा, बेटा अब तुम यहाँ का हमने टिकट कटा दिया, तुम वहाँ पहुँच जाओ और कोचिंग में एडमिशन करा करके अपने सपनों को हम मूर्त रूप देखने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। शायद इस तरह से हमारे ढांचे टूटते हैं और उसमें बड़ा आवश्यक है कि हमारे जो युवा हैं उस दबाव से जो गुजरते हैं, जो तनाव से गुजरते हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं है उस तरह की स्थिति। जी, जी। ऐसे में आवश्यक है कि उसको हम चैनलाइज करें, युवाओं की जो क्षमता है, उनको हम जिस तरह की रुचि है उसको उनको प्रशिक्षित करें। युवाओं को खास तौर पे उनकी संभावनाओं को टटोलें, उनके मनोभावों को पढ़ें और उसके हिसाब से उनके हम प्रतिभाओं को विकसित करें। कुल मिला के अगर हम बात की जाए तो परिवार में रहकर, समाज में रहकर इस बात को पहले समझ लें कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी परवरिश की जाए और उसको उन एग्ज़ाम्स की तैयारी में शामिल किया जाए तो ज़्यादा सफलता हासिल होगी, ये है। एक दार्शनिक ने कहा था जी। कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हुँ, हुँ। तो किन चीज़ों पे हमें जोर देना है, किन चीज़ों को महत्व देना है, हुँ, हुँ। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, जी। किन चीज़ों की हमें ध्यान नहीं देना है, भूल जाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये भी जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। हम नए सिरे से, नए उत्साह के साथ हर क्षण तैयार हों, अपने मनोबल को ऊँचा रखें, उन चीज़ों को जिसने हमें प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है, उनको भूल करके हम आशावादिता के साथ आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि शायद हम जीवन में और ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने पहली बार आईपीएस जब जॉइन किया तो आपकी जब पहली पोस्टिंग रही होगी तो उस अनुभव के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पहली पदस्थापना मेरी बालाघाट में हुई। बालाघाट में मैं 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक रहा और हम जानते हैं कि बालाघाट एक नक्सल रूप से चुनौतीपूर्ण एक शहर है। ख़ासतौर पे उस पूरे क्षेत्र में जो उसकी भौगोलिक स्थिति है,
उसमें जिस तरह की चुनौतियां हैं, तो उसके अनुरूप उसको समझने का, उसको देखने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा और इससे बड़ी संख्या में कई दर्जन जो नक्सल खासतौर पे जो नक्सली गतिविधियां चल रही थी, उन पे प्रभावी नियंत्रण में काफी मदद मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया, पुलिस के साथ मिले और इस तरह के उनकी ग्रामीणों की निशानदेही पे, ग्रामीणों की सूचना पर कुछ पुलिस के साथ इनकाउंटर्स भी हुए, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली। तो पुलिस को अगर जनता के साथ जुड़ करके जो काम करना, वहाँ मैंने सीखा, इस बात को मुझे समझने की बोध हुआ कि अगर हम जनता का, पुलिस की सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है, पुलिस को जनता है, हम जिस राह पर चलते हैं उसमें आम जनता को जब राहत मिलती है, लोग उस सफलता में जब आपके साझेदार होते हैं, उसके साथ में आपके सहचर होते हैं, तब हमारी रास्ता जो है, हमारी यात्रा सुगम हो जाती है। निश्चित तौर पे वहाँ जो मैंने सीखा, वहाँ पे एक बड़ा फोर्स था, क्योंकि सामान्य तौर पे जब आप जिलों में जाते हैं तो आपके पास पहले जिले में 700, 800, 600 का बल होता है, लेकिन जब बड़े शहर जाते हैं, बड़े इस तरह के बालाघाट जैसे जिले में जाते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी फोर्स रहती है। उसके अलावा आपके पास सीआरपीएफ की बटालियंस थे, उस समय 1 बटालियन थे, अभी 2 बटालियंस हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत सारी अलग अलग फोर्सें हैं। तो सबको एक समन्वित करके आप जब चलते हैं, सबके साथ संतुलन बना करके चलते हैं, तो यह एक अद्भुत अनुभव होता है जी, जो आपको परिपक्व बनाता है, जो आपको विभिन्न एजेंसी, विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न चुनौतियों के बीच में एक उचित समन्वय के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और मुझे लगता है कि प्रारंभिक दौर में जब आप जितनी जल्दी इन चीजों को सीख लेते हैं, आगे करियर के आगे के दौर में, आगे की आपकी यात्रा में इन अनुभवों से आपको बढ़ने में सुविधा रहती है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने अपना पहला अनुभव बताया कि आईपीएस की जो फर्स्ट पोस्टिंग थी, उसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, जो आपके आगे की पोस्टिंग्स में और आगे जो नई नई आपको चुनौतियाँ मिली, उसमें वो बहुत काम आई और बहुत हेल्प किया आपको। लेकिन मैं एक और बात भी जानना चाहूँगी कि जब आपने यूपीएससी की एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम क्रैक करी थी, जब आपको आईआरटीएस ज्वाइन किया था आपने, पुलिस रेल यातायात सिस्टम, तो उस वक्त का जो आपका अनुभव था रेलवे का, उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि वो कैसा अनुभव रहा था। सिविल सेवा में एक जाने का जो पहला मौका मिला था, उसमें खासतौर पे भारतीय यातायात सेवा में मौका मिला था। जी। और हम जानते हैं कि वो भी एक उस तरह की बड़ी सफलता थी, तो एक बड़ा खुशी का भाव था। जी। तो उसको भी मैंने प्रशिक्षण पूरा किया, उसमें पूरी चीज़ों को समझा। उसमें खासतौर पे हम जानते हैं कि भारतीय रेल जो है, खासतौर पे पूरे देश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। जी। और जीवन रेखा के साथ साथ जिस तरीके से जब हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, कि किस तरह रेलों ने आर्थिक धमनी के रूप में काम किया। भले ही एक आर्थिक धमनी के रूप में करने की न रही हो, उसके पीछे मंशा भारत का आर्थिक शोषण की थी शुरुआती दौर में। जी। जब अंग्रेजों ने किया तो उनको था कि बहुत सारे जो यहाँ से जो कच्चे माल और उनके जो बने बनाए मालों को शुरुआती जो सुदूर जगहों पर पहुँचाने का था, लेकिन धीरे ही अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुरूप भारतीय रेल इन भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बन गई। जी। तो उसको देखने का, समझने का, जो उन चीज़ों को हम दूर से देखते हैं, दूर से जब हम चीज़ों को समझते हैं, तो जब उसका आप हिस्सा हो जाते हैं, तो आपको देखने का नजरिया बदलता है। जी। उन चीज़ों को, तकनीकी चीज़ों को आप देखते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि भी एक बड़ा विशिष्ट अनुभव था, जो हमेशा मेरे स्मृतियों में रहेगा। तो सर, क्या कारण रहा कि आपने मतलब फिर से यूपीएससी की तैयारी की और आप आईपीएस बने, क्या कारण रहा? जब आप कोशिश करते हैं और बेहतर करने के लिए, हर सर्विस, हर जो सेवाएं हैं, उनका एक अलग महत्व है, विशिष्ट महत्व है, और अपने आप में वो संपूर्ण है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका जो सामाजिक परिवेश है, खासतौर पे, तो आपको दूसरी सर्विसेज भी आकर्षित करती हैं। आप सोचते हैं कि काश हम दूसरी सेवा में होते तो शायद और बेहतर करते, और बेहतर ढंग से आपके कार्य जो आपकी संतुष्टि होता, आपको और ज्यादा बेहतर लगता। जी। तो मैंने और प्रयास किया, आगे और प्रयास किया। अगले साल मुझे भारतीय पुलिस सेवा में मौका मिला, और पुलिस सेवा में निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जिस तरीके से समाज की जीवंतता के साथ ये सेवा जुड़ी हुई है, जी। जिस तरह से सामाजिक रूप से आपको ये बांधे रखती है, समाज को नज़दीक से देखने का मौका देती है, आपको कुछ करने का मौका देती है, मुझे लगता है कि बाकी सेवाओं में शायद ये अवसर उपलब्ध नहीं है। तो सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक के बाद हम आपकी जो वर्तमान पदस्थापना है एज अ पुलिस कमिश्नर भोपाल, उस बारे में हम आपसे बात करेंगे।
हाय सज आए वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी मधानिया आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे टूटेंगे ना धागे टूटेंगे ना धागे हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियां मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियां मधानियां हाय वे मेरे डाटे रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया हाय वे मेरे डाटे रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सर जिस तरीके से आपने शुरुआत की बालाघाट ज़िले से और उसके बाद आप जबलपुर में भी रहे, ग्वालियर में भी रहे और फिर उसके बाद आप जब मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई तो आप पहले कमिश्नर भी रहे इंदौर के और उसके बाद आज आप भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। तो सर इस बारे में आप बताइए कि इंदौर में कैसा अनुभव रहा आपका। तो पहले आप इंदौर के बारे में बताइए कि वहाँ आपने क्या क्या किया और किस तरीके से वहाँ की कानून व्यवस्था को चलाए रखा। इंदौर हम जानते हैं कि एक न सिर्फ आर्थिक राजधानी है बल्कि अपराधों की दृष्टि से भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जी कहना होगा कि जिस तरह ड्रग्स की समस्या है, जिस तरह से खास तौर पे वहाँ पर अलग अलग तरीके के शहरों से जो जुड़े हुए महानगरों से जुड़े जितने भी अपराध हैं तो उन पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। तो पुलिस वहाँ की बड़ी ही एक अच्छी सक्षम टीम थी और सक्षम टीम लगातार उन अपराधों पर करने के लिए प्रयास करती रहती है। पुलिस ने वहाँ कई अभिनव प्रयोग भी किए। कई वहाँ पर आपने सुना होगा जो पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर गुंडों के जो मकानों को, अवैध निर्माणों को जो ध्वस्त किया, जी काफी गहरा असर पड़ा। खासतौर पे अपराधों में काफी कमी आई। तो मुझे लगता है कि इस तरह के भी अभिनव प्रयोग हुए और खासतौर पे अपराधों की प्रकृति को पहचानना, प्रकृति के अनुरूप अपने को ढालना। तो अपराधी इस तरीके से बदल रहे हैं जी उसके अनुरूप जरूरी है कि पुलिस भी अपने को ढाले। बिल्कुल। चाहे तकनीक का स्तर हो, चाहे संसाधनों का स्तर हो, पुलिस को हर नए परिवर्तन के अनुरूप तैयार रहना चाहिए। और जिस तरह के साइबर क्राइम है, चाहे आर्थिक अपराध है, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम है, वहाँ पुलिस की एक मजबूत टीम है, सशक्त टीम है। वहाँ उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और ख़ासतौर पे उस कार्रवाई में अपराधों में काफ़ी गुणात्मक कमी आई। ख़ासतौर पे जो गंभीर अपराध थे उसमें पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली और मुझे बहुत ही संतोष रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पूरी टीम के साथ काम करके और मुझे हमेशा इसका गर्व रहेगा। जब आप पुलिस कमिश्नर रहते हुए जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, अगर आप आईजी रैंक के पुलिस अधीक्षक होते तो क्या उस समय भी इस तरीके के काम करने में इसी तरीके की सफलता हासिल होती या क्या फ़र्क हम समझ सकते हैं? प्रक्रिया में बहुत अंतर है। अफसर सेम है लेकिन एक जब आईजी के रूप में आप काम करते हैं आपके पास बहुत सारे जोन होते हैं, बहुत सारे जिले होते हैं उस पूरे जोन में। और जब आप कमिश्नरेट में रहते हैं तो आप एक नगरीय व्यवस्था में काम कर रहे होते हैं। जी। तो अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि आखिर दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। दोनों व्यवस्थाओं में हम देखेंगे तो मूल तौर पर इसकी गतिशीलता में, प्रभावशीलता में खास तौर पे काफ़ी अंतर है। जी। जब आप एक समान व्यवस्था में काम करते हैं तब आप कई चीज़ों को तत्काल नहीं कर सकते। दोनों व्यवस्थाएं अपने अपने उनके फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर जनता के हिसाब से देखें तो खासतौर पर सामान्य व्यवस्था में
फिर ज़्यादा आपकी प्रभावशीलता इस व्यवस्था में बढ़ जाती है, खासतौर पर नगरीय क्षेत्र में। नगरीय क्षेत्र में मतलब जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अभी हम लोग इस साल के आंकड़ों का, अपराध के आंकड़ों का आकलन कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग हत्या के जो मामले हैं उसमें 42% की कमी आई है। कुल आईपीसी के जो अपराध है उसमें लगभग 6% की कमी है। महिला अपराधों में लगभग 16% की कमी है। तो इस तरह के अपराधों में कमी आना एक बड़ी असामान्य बात है, क्योंकि समान तौर पर जनसंख्या बढ़ रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, शहर का विस्तार हो रहा है। ऐसे में अगर कहीं भी खासतौर पे अगर अपराध घटते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो हम एक पुलिस की एक बड़ी सफलता थी, और इसमें प्रभावशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि आप बहुत सारी कार्रवाइयों को तत्काल कर सकते हैं। अपराधियों के हौसलों का तत्काल आप उनका दमन कर सकते हैं, उनके हौसलों का। तो इसमें प्रभावशीलता और गत्यात्मकता बढ़ जाने के कारण ये ज्यादा प्रभावी है, और निश्चित तौर पे इससे अपराधों में अंतर आया है और लगातार इस पर तत्काल इस पर असर दिखता है। अगर हम अब हमारे भोपाल की बात करें तो भोपाल में जिस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं वो तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी ही, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम रोड एक्सीडेंट की बात करें, अगर हम भोपाल में भी कई ऐसे स्पॉट्स होते हैं, कई ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जहां पर आए दिन बहुत सी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको किस तरीके से रोका जाता है, उस पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है? रोड एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जी। तो भारत के लगभग हर शहर में जितने भी होमिसाइड्स होते हैं उससे लगभग 4 गुना से 6 गुना रोड एक्सीडेंट की संख्या है, और इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए बड़ी चिंताजनक बात है। इस पर हम लोगों ने काम किया था, और अगर हम देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट की संख्या भी घटी है। पिछले सालों के मुकाबले 2023 में कमी आई है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, और उन जगहों पर पुलिस की लगातार नजर है, उन कारणों को रेखांकित किया गया है, उन कारणों पे जिन विभागों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट जो होता है समान तौर पे 3 चीजें उसको प्रभावित करती हैं। जी। सबसे पहली चीज उसमें इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट जो है पुलिस का है, लेकिन अगर प्रभावशीलता के हिसाब से इसका रोल कम रहता है सबसे। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण रोल रहता है वो इंजीनियरिंग का है। जी। इंजीनियरिंग जो कि हमारे दूसरे सहयोगी विभाग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो होता है एजुकेशन होता है। एजुकेशन जो होता है, हम जानते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से हम प्रशिक्षित करते हैं तो लोगों को इन ट्रैफिक नियमों का ज्ञान होता है। तो पुलिस ने लगातार अपने अभियानों में इन तीनों बिंदुओं पर जोर दिया है। जैसे हम जानते हैं कि इस देश में अपने यहाँ 1.5 लाख लोगों की प्रतिभा से जाने चली जाती हैं। जी। लगभग 4.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या को कम करने के लिए, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपने एक छोटे से यूनिट में जो काम कर रहे हैं वहां पर इसको कैसे न्यूनतम स्तर पर लाएं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भोपाल शहर में रहते हैं, तो भोपाल के कई ऐसे स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उन पर हम एक छोटी सी फिल्म बनाकर आपको देंगे, जिससे कि आपको भी वो जगह पता चलेगी कि वहाँ पर किस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पैटर्न्स पता चल जाएंगे। तो शायद मेरे ख्याल से कि आगे उन जगहों पर एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत कम रहेगी, ऐसा हम चाहते हैं। निश्चित तौर पे आपके इस प्रयास से, आपकी इस सफलता से भोपाल पुलिस के कदम मजबूत होंगे, इसको मदद मिलेगी। किस तरीके के आप अभियान चला रहे हैं और किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि क्राइम अगर हो भी रहा हो तो उसको कैसे रोका जा सकता है, और किस तरीके से लोगों को अवेयर करने का भी काम चल रहा है? यहाँ पुलिस ने खासतौर पे ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। जी। हम लोगों ने इसमें ऑपरेशन अंकुश चलाया हुआ है, जिस पर खासतौर पे स्कूल कॉलेज से लेकर और इस तरह की जगहों पे, इस तरह के जो चिन्हित क्षेत्र उन पे कार्रवाई की गई है। रोड एक्सीडेंट को लेकर पुलिस ने यहाँ बहुत काम किया है। यहाँ अपेक्षा के दूसरे शहरों के मुकाबले गंभीर अपराधों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां ज्यादा है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन, कानून व्यवस्था, वीआईपी सिक्योरिटी, ये सब जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो उनको लेकर के हम लगातार काम करते हैं। देखा कि पिछले जो विधानसभा चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हुए। राजधानी होने के कारण यहाँ पे विभिन्न जो सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं उनकी संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, और साथ ही साथ इस तरह की चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन उसको भी बेहतर ढंग से किया गया। और वर्तमान में हम लोग आने वाले अगले चुनाव की तैयारी में व्यस्त भी हैं। तो सर, जो अभी अगला लोकसभा चुनाव अभी है ही, तो उसके लिए क्या तैयारी है? मतलब क्या विधानसभा चुनाव से ज्यादा यहाँ देखना रहेगा कानून व्यवस्था को, या किस तरीके से? चुनाव का हर पड़ाव महत्वपूर्ण होता है। आने वाले दिनों में जल्द ही आचार संहिता भी लग जाएगी। जी जी। लेकिन पुलिस की कोशिश रहेगी कि ऐसे अपराधों की एक आपका होमवर्क होता है, आपका एक तैयारी का स्तर होता है, जिसमें खासतौर पर अपराधियों को चिन्हित करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उनको करके, और उसके बाद आपकी कोशिश होती है कि आप
उनका जल्दी से जल्दी उन पर कड़ी कार्रवाई करें और इन कार्रवाइयों का असर ये होता है कि आने वाले समय में चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने में मदद मिलती है। तो हमारी पूरी जो होमवर्क की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इसका और असर दिखेगा। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जब हम सामान्य पुलिसिंग की बात करें, आईजी रैंक में भी आप रहे हैं और अभी आप पुलिस कमिश्नर सेवा में भी है, तो इसमें राजनीतिक प्रभाव कितना रहता है, ये मैं जानना चाहूँगी कि इससे क्या असर पड़ता जब है? आप एक तरफ एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आपके जो मार्गदर्शक होते हैं, आपकी संविधान है, आपका आईपीसी सीआरपीसी है और उस दायरे में आप काम करते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सीधे रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं, आप अपने सीधे सपाट रास्ते पर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का कहीं चाहे मीडिया चाहे किसी भी तरीके के अन्य तरह के आपने राजनीतिक बोला या बाकी भी किसी तरह की कोई चीज़ें जिम्मेदारियां आपको अपने लक्ष्य पे दिखा सकती हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके हो सकता है करियर में और जिम्मेदारियों में आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक सही और निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपको प्रभावित कर सकती है। सर एक और आपके बारे में जो मुझे पता है कि आप कविताएं भी लिखते हैं, तो इस बारे में और साहित्य में भी आपका बहुत कुछ आप उसमें दखल देते हैं, तो हम हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज या कोई ऐसी कविता आप अगर बताएं जो उनके जीवन में प्रकाश डाल सके। पथ क्या पथिक कुफलता क्या, पथ क्या पथिक कुफलता क्या, जब राह में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो सर यहाँ हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा आपसे। हमने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में भी बहुत सी बातें की और जो बच्चे आज यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से सफलता को लेना है और किस तरीके से असफलता से सीखना है कि वो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।